हेलो दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास की इस क्रैश कोर्स सीरीज में मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सीरीज का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे और इस लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और आएंगे और इसके बाद 10 लेक्चर में आधुनिक भारत की ये क्रैश कोर्स सीरीज खत्म हो जाएगी। और तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें से पहला टॉपिक है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा हम गोलमेज सम्मेलन को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उनके आंसर्स ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस शॉर्ट नोट का पीडीएफ पाने के लिए तो आप यूपीपीसीएस 1 के द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज बैच में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आगामी आरओ एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा पर आधारित हैं और इसी के साथ जीएस के हर सब्जेक्ट की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में इस बैच के साथ ही आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9415950206। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि गांधी जी का भारत आगमन हो चुका था और इसके बाद ही गांधी जी द्वारा प्रारंभिक कुछ आंदोलन चलाए गए थे, जैसे कि चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, तो ये 3 प्रारंभिक आंदोलन चलाए गए थे गांधी जी के द्वारा और इसके बाद एक अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, तो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? जो कांग्रेस की एनुअल मीटिंग होती थी, वार्षिक मीटिंग्स होती थी, उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया था। और असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था और गांधी जी के नेतृत्व में आरंभ किया जाने वाला यह पहला जनसहयोग आंदोलन था। इससे पहले जो भी सत्याग्रह या जो भी आंदोलन चलाए गए थे गांधी जी के द्वारा वो छोटे स्केल पर थे, बहुत छोटे स्केल पर। जैसे चंपारण था तो बिहार के एक चंपारण क्षेत्र से रिलेटेड था। ठीक है, पर्टिकुलर एक समस्या से रिलेटेड वो आंदोलन था। अहमदाबाद मिल हड़ताल था, वो अहमदाबाद मिल से रिलेटेड आंदोलन था। ठीक है, लेकिन ये असहयोग आंदोलन जो था वो एक जन आंदोलन था। ठीक है, मतलब कि इसमें भारत के पूरे भारतवर्ष के लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो गांधी जी ने अपील की थी कि संपूर्ण भारत के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल जो भी है भारत का नागरिक। ठीक है, तो ये क्या था याद रखिएगा, जन आंदोलन। नेक्स्ट है कि इस आंदोलन के अंतर्गत स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और उसके बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो स्वशासन नहीं चाहिए था, स्वराज चाहिए था। क्या डिफरेंस है स्वशासन में और स्वराज में? स्वशासन का मतलब है कि जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि ब्रिटिश का पूरे भारत में हमने देखा कि साम्राज्य स्थापित हो चुका था। तो स्वशासन का मतलब है कि जो वर्किंग पीपल रहेंगे वो इंडियंस रहेंगे, मतलब जजेस हैं तो वो इंडियन हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है वो इंडियन है। ठीक है, लेकिन जो मेन हेड रहेंगे उनके, जिनके अंतर्गत सारे काम होंगे, वो ब्रिटिश ही रहेंगे। तो ये होता है स्वशासन। ठीक है, और स्वराज का मतलब क्या है कि हम ही डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। इसका मतलब है कि पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी अप्लाइंग दोनों ही लोग जो रहेंगे वो इंडियन रहेंगे। तो ये स्वराज है। ठीक है, स्वराज का मतलब हमारा राज, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। स्वशासन का मतलब है हमारा शासन, कि चाहेगा ब्रिटिश लेकिन जो काम है वो इंडियंस करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्वराज और स्वशासन में। और असहयोग आंदोलन का लक्ष्य रखा गया था 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि
असहयोग आंदोलन का लक्ष्य जो था वो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति करने का रखा गया था। और कांग्रेस ने पहली बार, जैसे कि हमने देखा कि कांग्रेस में एक तो उदारवादियों का प्रभुत्व रहा है हमेशा से, और उदारवादियों ने अनुनय विनय की नीति अपना रखी थी। तो पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष को अपनाया था। ठीक है, तो एक तरह से आप असहयोग आंदोलन को ये मान सकते हैं कि ना तो बहुत ही ज्यादा पोलाइट आंदोलन था, ना बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था। ठीक है, मतलब कि एक्सट्रीम क्या होता है, एक्सट्रीम क्रांति हो जाती है कि क्रांति में एकदम से सडन चेंज ऑफ पावर लोग चाहते हैं। ठीक है, तो ना तो ये एक तरह की क्रांति थी और ना ही ये बहुत ही पोलाइट था कि हमने याचना और प्रस्ताव की नीति से स्वराज की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो बाहर आए लोग और इन्होंने स्वराज की मांग करी। ठीक है, तो एक तरह से विरोध भी प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन वो विरोध बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का नहीं था, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा से अहिंसा को अपने आंदोलन का हथियार बनाया था कि हमें विरोध तो प्रदर्शित करना है, लेकिन हमें किसी भी हिंसक तरीके का प्रयोग नहीं करना है अपने अधिकारों की मांगने के लिए। कि ठीक है, अधिकारों की मांग होनी चाहिए, लेकिन वो अहिंसक तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, जो सही है वो हमें मिलना है, लेकिन उसके लिए हमें किसी का किसी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना। ठीक, नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाना था 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के प्रथम दिन ही मृत्यु हो गई थी तिलक जी की। और कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की थी असहयोग आंदोलन के दौरान। इसमें सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना शामिल था। इसका मतलब है जितने भी भारतवासी हैं, तो कांग्रेस, देखिए पहले क्या था कि कांग्रेस की कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं थी सामान्य जन तक, लेकिन जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने इसे फिर बहुत ही माइक्रो लेवल पर कांग्रेस को पहुंचाना शुरू किया। तो इन्होंने क्षेत्रीय कमेटियों की स्थापना की। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बोल रहे हैं और जिसका मर्जी आया वो उसने भाषण सुना और वो अपने घर चला गया। उनको सदस्य बनाइए कांग्रेस का। ठीक है, जो सामान्य जन है उनको भी सदस्यों की सूची में शामिल करिए। इससे एक जुड़ाव हो जाएगा सामान्य जन का कांग्रेस के प्रति। और फिर अगर कांग्रेस कोई भी आंदोलन को संचालित करता है तो क्या है कि एज ए मेंबर लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो जो भी वयस्क हैं भारत के, उनको कांग्रेस का सदस्य बनाना होगा। ऐसा कांग्रेस ने अपने रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत एक लक्ष्य रखा था। और स्वदेशी वस्तुओं जैसे कि चरखे खादी का प्रयोग शुरू किया गया था। यथासंभव हिंदी का प्रयोग शुरू किया गया था। और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था इसके अंतर्गत। ठीक है, और भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई थी। ठीक है, विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई थी, और इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, तो ये कथन कब दिया था गांधी जी ने, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कथन दिया था असहयोग आंदोलन के टाइम पर। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, और इन वकीलों में जो प्रमुख नाम है वो है मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि चौरी चौरा कांड। तो देखिए असहयोग आंदोलन हमने देखा कि 1 अगस्त 1920 से चला और 1 साल में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। लेकिन हुआ क्या कि कुछ भी एक जो सिग्निफिकेंट चेंज होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इन शॉर्ट क्या है कि ब्रिटिश जो सरकार थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा जिसके आधार पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होते। ठीक है,
एक तरह से क्या है कि आंदोलन तो हुआ, लेकिन इसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं हुआ, जिससे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो विचलित हो सके या इंडिया में कुछ सुधार का उसकी तरफ से अपेक्षा की जा सके। तो धीरे-धीरे क्या है कि लंबे समय तक आंदोलन चलता है तो अ, एक उसकी जो इफ़ेक्टिविटी होती है, प्रभावशीलता हो जाती है, वो भी कम हो जाती है, ठीक है? तो इसी के परिणाम स्वरूप कि जब आंदोलन का कोई फल नहीं निकल रहा था, तो एक तरह से असंतोष व्याप्त हो रहा था जनमानस के बीच में। और आंदोलन को जैसा कि गांधी जी के ने कहा था कि अहिंसक प्रवृत्ति का ही रखना है। लेकिन 1922 में चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर जिले के अंतर्गत। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक हिंसक घटना हो जाती है और इसके बाद फिर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर। यहाँ पर क्या हुआ था कि जुलूस पर गोली चला दी गई थी। एक असहयोग आंदोलन के सपोर्ट में ही जुलूस निकल रहा होगा। यहाँ पर गोली चला दी गई थी और भड़की हुई जनता ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, ठीक है? थाने में आग लगा दी थी और इसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। एक तरह से ये बहुत ही व्यापक हिंसक घटना हो गई थी और इसके बाद ही गांधी जी ने बारदोली में कांग्रेस की बैठक बुलाई और असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। तो 1 अगस्त 1920 को शुरू और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, ठीक है? समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है कि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि ने गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की थी। उन्हें लग रहा था कि बहुत अच्छा आंदोलन शुरू हो चुका है भारत में और कुछ ही समय के बाद इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा और ब्रिटिश अपनी नीतियों में परिवर्तन करेंगे। लेकिन गांधी जी के इसे वापस ले लेने के कारण मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि ने गांधी जी की आलोचना करी थी, ठीक है? कि वापस नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली बैठक हुई थी और इसमें असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण बाल कृष्ण शिवरमन मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए थे, ठीक है? तो निंदा प्रस्ताव जो सिस्टमैटिक एक प्रस्ताव होता है वो लाए थे कौन? बाल कृष्ण शिवरमन मंजे, ठीक है? कहाँ पर लाए थे ये? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक, ठीक है? याद रखिएगा कि ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था, कांग्रेस समिति अलग थी और कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होते थे वो अलग थी, ठीक है? कांग्रेस जो समिति थी उसका कार्य था कांग्रेस का देश में संचालन करना और जो कांग्रेस अधिवेशन होते थे वो अधिवेशन इसलिए होते थे कि हमें शासन किस तरह से मांग करनी है ब्रिटिश सरकार से, ठीक है? तो हमें शासन की कैसी नीतियों में क्या परिवर्तन लाना होना चाहिए। तो इस तरह की एक तरह से नीतियों से रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड मीटिंग होती थी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन और कांग्रेस की वर्किंग कल्चर से रिलेटेड वर्किंग जो किस तरह से कांग्रेस को काम करना चाहिए एज ए पार्टी, ठीक है? एज ए ऑर्गेनाइजेशन उसकी मीटिंग होती थी कांग्रेस समिति की, ठीक है? तो दोनों मीटिंग अलग-अलग है, इनको कंफ्यूज मत होइएगा इनमें। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था, ठीक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी को पत्र लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, ठीक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन, ठीक है? अब ये वार्षिक अधिवेशन है। तो मार्च 1921 में कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन हुआ। इसमें गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया, ठीक है? इससे पहले गांधी जी धोती कुर्ता पहनते थे और उसके बाद फिर गांधी जी ने ऊपरी वस्त्रों का एक तरह से त्याग कर दिया और सिर्फ धोती पहनने लगे थे, ठीक है? तो जो भी फोटो हम देखते हैं, जो भी प्रचलित फोटो है उसमें गांधी जी जो है वो सिर्फ धोती में ही नजर आते हैं।
और लंगोटी पहनने लगे थे और जीवन भर ये अर्धनग्न फ़कीर की तरह रहे थे। और ऐसा इन्होंने किया क्यों था? क्योंकि ये कहते थे कि जिस तरह से भारत की जनता है, मैं भी उन्हीं की तरह रहूँगा। तो एक तरह से ये विदेशी वस्त्रों का अपोज करने के लिए भी इस तरह का कार्य किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन। अब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया 1922 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस में जैसे पहले नरम दल और गरम दल बने थे ना, तो उसी तरह से फिर से 2 दल उठकर खड़े हो गए कांग्रेस के अंदर। एक तो कह रहे थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसके बाद हमें अंदर जाकर एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर हम चेंजेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे किसी पोस्ट पर हम अ, अ, चले गए, ठीक है? किसी पोस्ट पे हम कार्य करने लगे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, फिर उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी हम कार्य कर सकते हैं भारत की भलाई के लिए, ठीक है? या स्वदेशी हित में वो कार्य हमें करने चाहिए, तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरे जो दल थे वो कहते थे कि नहीं, ऐसा करके तो फिर कंटिन्यू यही हो जाएगा कि जो हेड है वो ब्रिटिश बने रहेंगे और हम एक तरह से उनके अंडर कार्य करने वाले ही बने रहेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें पूरे स्वराज की प्राप्ति करनी है, मतलब हमें पूरा कमांड लेना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो अंदर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो हमें पूरा ही कमांड लेना है, ठीक है? तो इस तरह से 2 पार्टियों का इस तरह से डिवीज़न हो गया। इसी के अंतर्गत 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस से अलग होकर कुछ सदस्यों ने स्वराज पार्टी का गठन किया। तो कांग्रेस ने विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई का प्रस्तुत किया और इन्होंने 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, ठीक है? 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था और उसमें इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इसी के चलते जब कांग्रेस द्वारा इस विचारधारा को अस्वीकार कर दिया गया, तो सीआर दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी बनाई जिसको कहा गया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है? और इस पार्टी को बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। तो ये याद रखिएगा, सीआर दास जी द्वारा स्वराज पार्टी बनाई गई और बाद में मोतीलाल नेहरू जी भी इसमें शामिल हो गए और सीआर दास जी इसके अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महासचिव बने थे, ठीक है? तो इन लोगों ने क्या कहा था कि हम विधानमंडल के चुनाव लड़ेंगे और विधानमंडल फिर इलेक्ट होने के बाद हम जो भी पॉलिसीज बनेंगी उनमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो लोग विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे उनको परिवर्तन समर्थक कहा जाने लगा, ठीक है? तो जिस तरह से नरम दल और गरम दल नाम दिए गए थे, तो परिवर्तन समर्थक मतलब जो कि ब्रिटिश की जो कार्यप्रणाली, मतलब जो स्ट्रक्चर था उसी में ही पार्टिसिपेट करके चेंज लाना चाह रहे थे, तो उनको परिवर्तन समर्थक कहा जाने लगा। और इसमें विट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हकीमत अजमल, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास थे, ठीक है? और मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज का समर्थन किया था, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराजिस्ट का समर्थन किया था। नेक्स्ट है कि सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ, ठीक है? और इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना आजाद ने और इसमें स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। इसका मतलब है कि स्वराज पार्टी एक तरह से कांग्रेस के अंडर ही वर्क करेगी, ठीक है? तो सपोर्ट मिल गया था स्वराज पार्टी को कांग्रेस का। नेक्स्ट है कि नवंबर 1923 में चुनावों में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल की 100 निर्वाचित सीटों में से कांग्रेस ने 42 पर सीट जीत हासिल की थी, ठीक है? तो मार्च 1923 में गठन हुआ स्वराज पार्टी का। उसके बाद जो भी स्वराजिस्ट समर्थक थे उनके सदस्यों ने क्या करा कि विधानमंडल के चुनावों में हिस्सा लिया
और 101 सीटों में से 42 सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। उसके बाद 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया था और ये स्वराज्यों की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो ये हो गई स्वराज पार्टी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन साइमन कमीशन भारत आया था 1927 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन ये आया क्यों था? तो देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये कहा गया था कि 1919 के अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। क्यों नियुक्ति की जाएगी? तो एक तो ये आयोग 1919 के अधिनियम की समीक्षा करेगा और दूसरी भारत में जो भी संवैधानिक सुधार रिक्वायर्ड होंगे, जो भी संवैधानिक सुधार चाहिए होंगे, उनके बारे में यह आयोग एनालाइज करेगा। ठीक है, तो 10 वर्ष के बाद बनाया जाना था आयोग। तो लेकिन ये अपने टाइम से थोड़ा सा पहले, यानी कि 1929 में बनाया जाना था, लेकिन 1927 में ही गठित कर दिया गया था। क्यों गठित किया गया था? तो इसका रीजन था ब्रिटेन में चल रहे पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, जो राजनीतिक गतिविधियां ब्रिटेन में चल रही थी, उनकी वजह से 2 वर्ष पूर्व ही इस आयोग का गठन कर दिया गया था। तो ब्रिटेन में उस समय कंजर्वेटिव सरकार थी, जिसने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी, क्योंकि कंजर्वेटिव सरकार को लग रहा था कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी और लेबर पार्टी की सरकार जो है वो भारत समर्थक सरकार थी। ठीक है, तो लेबर पार्टी की सरकार अपने जब वैधानिक आयोग की नियुक्ति करेगी तो वो उसके प्रोविजंस कुछ अलग भारत हितों में बना देगी। ठीक है, तो वही होता है ना कि जो पार्टी गवर्निंग होती है वो चाहती है कि हमारे अकॉर्डिंग सारे काम हो। तो इस वजह से कंजर्वेटिव सरकार ने लेबर पार्टी के आने से पहले ही 2 साल पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी राज्य सचिव बर्कन हेड ने। ठीक है, तो बर्कन हेड ने साइमन आयोग की नियुक्ति की थी और साइमन की अध्यक्षता में, कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइमन इसके अध्यक्ष थे। साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी की विशेषता ये थी कि इन 7 सदस्यों में से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी ब्रिटिश थे। ठीक है, तो इसको इसलिए ऑल वाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए बनाया क्यों गया था? भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए, लेकिन भारतीय इसमें था नहीं। तो क्या संवैधानिक सुधार होंगे? ब्रिटिश अपने अकॉर्डिंग जो चाहेंगे वही चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो चेंजेस जो भी होने थे संवैधानिक सुधार से रिलेटेड, वो ब्रिटिश के हितों में ही होने थे। ठीक है, वो भारत के हितों में नहीं होने थे। लेकिन अगर उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए तो फिर भारत के लोग अपना पक्ष रखेंगे और फिर एक बैलेंस्ड संवैधानिक सुधार होता। तो इस वजह से सारे के सारे वाइट सदस्य होने की वजह से क्या हुआ था कि इस कमीशन का भारत में विरोध हुआ था। ठीक है, तो इस कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया था, इसे श्वेत कमीशन कहकर। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। मतलब कमीशन नहीं पहुंचा था, कमीशन के सदस्य पहुंचने थे बंबई। और साइमन कमीशन के अध्यक्ष का नाम था सर जॉन साइमन, जो कि उदारवादी दल के सदस्य थे। और जो क्लीमेंट एटली, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, वे भी इस कमीशन का हिस्सा थे और वे श्रमिक दल के सदस्य के रूप में इस कमीशन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो क्लीमेंट एटली जो कि बाद में जाकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने थे, वो भी 1927 के साइमन कमीशन के एक सदस्य थे। और साइमन कमीशन ने 2 बार भारत का दौरा किया था
पहला दौरा किया था 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 तक, और दूसरा दौरा किया था 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक। ठीक है, तो दोनों ही बार डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1927 को, 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और इसमें साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, और इस मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी एम.ए. अंसारी के द्वारा। ठीक है, तो एम.ए. अंसारी अध्यक्ष थे 1927 के मद्रास अधिवेशन के। नेक्स्ट है कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था, और इस दिन देश भर में हड़ताल का आयोजन हुआ था, और इस हड़ताल में नारे लगाए गए थे, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है। नेक्स्ट है कि लाहौर में जब इसके विरोध में, जैसे हमने देखा कि नारे लगाए थे और जुलूस निकाले थे, तो लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में जो जुलूस निकाला जा रहा था, उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, और इस जुलूस में लाला लाजपत राय जी शामिल थे, और इस लाठीचार्ज से लगी हुई चोटों के कारण उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज के कारण। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट, 1928 की नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा कि साइमन कमीशन में ऑल वाइट कमीशन था, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। तो एक तरह से साइमन कमीशन ने अपनी कुछ रिपोर्ट बनाई, और इसी के पैरेलल कांग्रेस ने एक रिपोर्ट तैयार की। क्यों तैयार की? संवैधानिक सुधारों से रिलेटेड, कि हमें उसमें तो शामिल किया नहीं है, लेकिन हम अलग से बताएंगे कि हमें क्या क्या संवैधानिक सुधार चाहिए भारत में। तो इसके साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी भारतीयों के द्वारा। ठीक है, और साइमन आयोग की नियुक्ति जब हुई थी तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और इसके सचिव लॉर्ड बर्कनहेड, हमने पहले देखा कि साइमन आयोग की नियुक्ति की थी बर्कनहेड ने। तो बर्कनहेड ने भारतीयों के समक्ष चुनौती रखी थी कि वह एक ऐसा संविधान तैयार करे जो सभी भारतीयों को मान्य हो। तो इसी चुनौती के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, और 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार की गई थी, और इसमें 8 सदस्य शामिल थे। तो क्योंकि रिपोर्ट का नाम क्या होता है, उसके अध्यक्ष के नाम पर रखा जाता है, तो मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी इस रिपोर्ट की, इसलिए मोतीलाल नेहरू के नाम पर इस रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट पड़ा। और इसमें जो अन्य सदस्य शामिल थे 8 सदस्यों में, इसमें तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, अली इमाम, एम.एस. रैने, जी.आर. प्रधान, शोएब कुरैशी शामिल थे सदस्यों के रूप में। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट के सदस्य भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और इस समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगस्त 1928 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ये भी याद रखिएगा डेट। नेक्स्ट है कि इस रिपोर्ट में क्या था, नेहरू रिपोर्ट में जो संवैधानिक सुधारों से रिलेटेड रिपोर्ट बनाई थी कांग्रेस के सदस्यों ने मिलकर, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, डोमिनियन का दर्जा, इसका मतलब क्या है कि भारत का शासन भारतीयों द्वारा चलाया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन था कि भारत एक संघ होगा, और इसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होना चाहिए, और मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट था कि केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाना चाहिए, यानी कि फेडरल सिस्टम होना चाहिए, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को दी जानी चाहिए। फोर्थ प्रोविजन था कि सिंध को बंबई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाना चाहिए। तो सिंध के लिए पृथक प्रांत की मांग की गई थी, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को ब्रिटिश शासन के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्राप्त होना चाहिए।
नेक्स्ट था कि वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया जाए और इसके अतिरिक्त धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण किया जाए और भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का भी प्रावधान किया जाए। आप देख रहे होंगे कि नेहरू रिपोर्ट में जो जो भी प्रोविजन है, बाद में इन्हीं प्रोविजंस को काफी हद तक भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का संविधान बना, तो इसके नेहरू रिपोर्ट के प्रोविजंस को भारत के संविधान में फिर समाहित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है नेहरू रिपोर्ट के बारे में कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट को ना मांग का अपोज किया था और इन्होंने कहा था कि हमारा जो मांग होनी चाहिए वो डोमिनियन स्टेट ना होकर पूर्ण स्वराज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डोमिनियन स्टेट का अपोज करके पूर्ण स्वराज लक्ष्य होना चाहिए। मतलब क्या है, डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि ब्रिटिश ही हेड है, लेकिन जो गवर्नमेंट बनेगी वो भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी, लेकिन जो अल्टीमेट अथॉरिटी रहेगी वो ब्रिटिश के पास रहेगी। पूर्ण स्वराज का मतलब था कि ब्रिटिश बिल्कुल साइड में हट जाएंगे और जो भी है वो भारतीय हैं, जैसे कि अभी है वर्तमान में। ठीक है, तो अभी क्या है, वर्तमान में पूर्ण स्वराज है। ठीक है, लेकिन डोमिनियन का मतलब क्या होता कि ब्रिटिश फिर भी हेड रहता भारतीय शासन के। तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति ने पूर्ण स्वराज की मांग को कहा था कि हमें नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की मांग को शामिल करना चाहिए, ना कि डोमिनियन की मांग को। और पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए इन लोगों ने, मतलब सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू में, इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और इसमें डोमिनियन को लक्ष्य न बनाकर पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। इसमें 1928 में बनी हुई ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग में। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और इस अधिवेशन में कहा गया था कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है और अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग ही हमारी मांग है। और इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया था। तो आप देख रहे होंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, है ना, लेकिन आइडियोलॉजी इतनी डिफर कर गई कि अपने पिताजी की रिपोर्ट के अगेंस्ट में चले गए और ये कहा कि हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया था और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, तो स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया था। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। और सम्मेलन ये हुआ था, लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक यानी कि तिरंगा झंडा फहराया था, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच। ठीक है, तो किस अधिवेशन में भारत का झंडा फहराया गया था पहली बार? तो तिरंगा झंडा फहराया गया था भारत का 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 1930 का दिन, आगे 1929 31 दिसंबर को ये हो गया, झंडा फहरा दिया गया।
अब ये कहा गया कि कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने तय किया कि अगला जो महीना था 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में कांग्रेस मनाएगा। ठीक है, क्यों कहा था? क्योंकि ये जनवरी का अंतिम संडे था। ठीक है, अंतिम रविवार था, इसलिए 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने लाहौर अधिवेशन में ही गांधी जी को यह अधिकार दिया था कि वो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो क्रोनोलॉजी होती है, ठीक है, चरण होते हैं, जो समय काल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो आपको पहले कौन सी घटना हुई थी, बाद में कौन सी घटना हुई थी, तो इनकी अगर डेट भी नहीं याद रख सकते हैं तो कम से कम ईयर याद रख लें। ठीक है, कि कौन से ईयर में कौन सी घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हमने देखा कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने गांधी जी को अधिकार दे दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का। और महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी गांधी जी के साबरमती आश्रम से, और गांधी जी अपने 78 अनुयायियों को लेकर 24 दिन तक 240 मील की पदयात्रा करके 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी गांव पहुंचे थे। और इसीलिए इस जो यात्रा है इसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो साबरमती आश्रम से यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 5 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर यह यात्रा खत्म हुई थी। ठीक है, कितने अनुयायी गए थे? 78 अनुयायी गए थे गांधी जी के साथ में। और यह नमक कानून के विरोध में एक तरह से यात्रा शुरू हुई थी। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। क्यों ये कार्य हुआ था? क्योंकि सरकार ने नमक पर भी कर लगा दिया था। तो जैसा कि नमक जो है वो एक प्राकृतिक चीज है, तो इस पर सरकार को कर नहीं लगाना चाहिए और ये कर मुक्त होना चाहिए। इस मांग के लिए क्या हुआ था, दांडी यात्रा का जो है वो आयोजन किया गया था और गांधी जी ने दांडी में नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, और औपचारिक तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। तो सविनय अवज्ञा का शुभारंभ 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना की थी नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च से। ठीक है, तो नेपोलियन जिस तरह से एल्बा से पेरिस की ओर मार्च किया था, उसी तरह से गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी। और भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस समितियों को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आईएनसी जो कि एक तरह से ब्रिटिश के द्वारा ही बनाई गई थी भारत में, उसे नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश के द्वारा ही अवैध घोषित कर दिया गया था। और आंदोलन से संबंधित गतिविधियां क्या हुई थी? तो भारत के अन्य भागों में भी जिस तरह से गांधी जी ने गुजरात से शुरुआत की थी, इसी तरह से भारत के अन्य राज्यों में भी शुरुआत हुई थी नमक कानून तोड़ने की। तो तमिलनाडु में राजनेता राजगोपालचारी ने तंजौर के समुद्री तट पर नमक यात्रा की थी। ठीक है, कहाँ से? त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक। ठीक है, तो तमिलनाडु में राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक नमक यात्रा की और नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। ठीक है, तो तंजौर तट पर। उसके बाद गुजरात के धरसना में सरोजनी नायडू, मणिलाल और इमाम साहब के साथ हजारों सत्याग्रही धरसना
नामक कारखाने पर इन्होंने धरना दे दिया था, ठीक है। और इस जो धरना था, इसका चित्रण किया है, इसके मतलब इस धरने के समय वहाँ पर अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर उपस्थित थे और इन्होंने इसका उल्लेख अपनी पत्रकारिता में किया है। और जिस समय ये नामक धरसना कारखाने पर धरना हुआ था, उस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए अगर आपके पास टाइम हो और कभी आपका पढ़ने का मूड नहीं हो, तो एक मूवी है गांधी मूवी के नाम से। तो ये जो जैसे आप देख रहे हैं कि वेब मिलर का नाम आया, ठीक है, और ये जो उल्लेख आया है बाकी घटनाओं का, तो जस्ट शॉर्ट में और कभी एंटरटेनमेंट का मूड करे तो गांधी मूवी देखिएगा। उसमें ज़्यादातर गांधी जी के समय काल से रिलेटेड इंसिडेंट्स का अच्छा चित्रण किया गया है, ठीक है। तो अगर मूड हो, अगर आप मूवी के फ़ैन हो तो देख सकते हैं वो मूवी। फालतू में यूट्यूब पे शॉर्ट देखने से तो कुछ मिलेगा नहीं। बेटर है कि हम अपनी स्टडी से रिलेटेड ही अगर कोई हिस्टोरिकल मूवी है तो उसको देख लें। नेक्स्ट है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, ठीक है। और खान अब्दुल गफार खान द्वारा एक संगठन चलाया गया था जिसका नाम था लाल कुर्ती संगठन, ठीक है। तो लाल कुर्ती संगठन से कौन जुड़े थे? खान अब्दुल गफार खान। और ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में थे, ठीक है। तो जो पाकिस्तान वाला वर्तमान पाकिस्तान के एरिया है, इस एरिया से आते थे ये। और इसी कारण से इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रंटियर मतलब जो बॉर्डर पे एक तरह से जो उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खान को। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। जैसे ही कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया, वैसे ही इसके कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो गांधी जी जेल में थे इसी समय। सविनय अवज्ञा फिर भी कार्यरत था, ठीक है, कांग्रेस द्वारा फिर भी चलाया जा रहा था। और इसी क्रम में गांधी इरविन समझौता होता है, जो कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य में होता है, ठीक है। तो गांधी जी ने मध्य फरवरी 1931 में लॉर्ड इरविन से भेंट की थी और इनकी बातचीत 15 दिनों तक चली थी, ठीक है। 8 बार वार्ता हुई थी और 15 दिनों तक चली थी। और इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था और इसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू ने इस चर्चा को दो महात्माओं का मिलन कहा था, ठीक है। तो कौन कौन से दो महात्मा थे? एक तो महात्मा गांधी और दूसरे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है कि ये समझौता जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता, इसमें कौन कौन सी शर्तें शामिल थी? तो पहली शर्त थी कि हिंसा के आरोप के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। जैसे कि हमने देखा कि जब नमक कानून तोड़ा गया, उस टाइम पर क्या है कि कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया और उसके बाद से फिर उसके कार्यकारी सदस्यों को बंदी बनाया जाने लगा। तो बहुत मास स्केल पर बंदी बना लिए गए थे राजनीतिक कार्यकर्ता। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हिंसा की है तो वो दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन अगर अहिंसक रूप से आंदोलन के विरोध के रूप में उसे बंदी बनाया गया है तो उन सभी को छोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो अहिंसा के आरोप के अतिरिक्त मतलब अहिंसक रूप से अगर कार्यरत किसी राजनीतिक बंदी है कोई तो उसे रिहा होना चाहिए। उसके बाद भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड था कि सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों की सरकार वापस लेने में उदारता दिखाई थी। क्योंकि जब भी गांधी जी द्वारा कोई मूवमेंट होता था तो क्या होता था कि ब्रिटिश सेवा में कार्यरत लोग त्यागपत्र दे देते थे, ठीक है। तो एक तरह से राष्ट्रवादीता को सपोर्ट करने के लिए ये बोलते थे कि हमें ब्रिटिश की नौकरी नहीं चाहिए और
त्याग पत्र दे देते थे। लेकिन क्या होता था कि मूवमेंट खत्म हो गया, अब तो रियल लाइफ में वापस आना है, लेकिन क्योंकि त्याग पत्र दे दिया तो ब्रिटिश तो वापस लेगी नहीं। तो ये बोला गांधी जी ने कि जिन लोगों ने भी त्याग पत्र दिया, और बहुत बड़े मास स्केल पे हो गया था ना ये मूवमेंट, पूरे पैन इंडिया लेवल पर, तो बहुत सारे का जो कर्मचारी थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो गांधी जी ने बोला कि जिन्होंने त्याग पत्र दिया है उन्हें वापस ले लो अब, ठीक है? तो त्यागपत्र देने वालों की सरकार उदारता दिखाएगी, और भारतीय लोग शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं, ठीक है? कानून की सीमा के भीतर मतलब विरोध कर सकते हैं अहिंसक रूप से, ठीक है? तो कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं, ये प्रोविजन किए थे। और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने निम्न बातों को स्वीकार किया था। तो गांधी जी ने ये कहा था, मतलब ये तो शर्तें जो अभी हमने बताई हैं, ये इरविन ने मानी थी। अब जो गांधी जी ने क्या-क्या माना था, इरविन की तरफ से जो प्रपोज़ल आया था, तो पहला तो ये था कि सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है? सविनय अवज्ञा वापस ले लिया जाएगा, और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ठीक है? नेक्स्ट था कि कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। तो जिस तरह से विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, इस तरह की सभी गतिविधियों को रोक दिया जाएगा। और इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। इरविन के जीवनीकार कौन थे? एलन कैंपबेल जॉनसन। नेक्स्ट कांग्रेस का कराची अधिवेशन देख लेते हैं, जो कि 1931 में हुआ था। अब देखिए, ये जो भी इंसिडेंट्स चल रहे हैं ये क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं, ठीक है? तो पहले हमने देखा लाहौर अधिवेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? सविनय अवज्ञा हुआ, इसके बाद क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट हुआ। अब 1931 में दिसंबर के महीने में क्या होता है? नहीं, दिसंबर नहीं, ये 1931 का जो सेशन हुआ था, ये हुआ था मार्च 1931 में, ठीक है? तो मार्च 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, ठीक है? और इसमें गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड बात की गई थी, यानी कि मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए थे। किस अधिवेशन में? 1931 के कराची अधिवेशन में। और अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है? एक तो 1929 का हमने देखा था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और 1931 का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, ठीक है? तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, ठीक है? गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, गांधी जी ने कराची अधिवेशन में कहा था। और सुभाष चंद्र बोस थे जो वो गांधी जी के बहुत ही, एक तरह से बोलना चाहिए कि बहुत ही बड़े प्रशंसक हुआ करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था, और जिससे कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो जैसा कि हमने देखा था पिछली क्लासेस में कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थे, लेकिन गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें ये कहा गया था कि अहिंसक रूप से जो राजनीतिक बंदी हैं उनको छोड़ा जाए, ठीक है? तो गांधी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु क्या थे? ये हिंसक बंदी थे, ठीक है? हिंसक घटना की थी, इसके परिप्रेक्ष्य में ये बंदी बनाए गए थे।
तो इनकी सजा को माफ नहीं किया गया था, लेकिन क्योंकि इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी, और आप देख रहे होंगे कि ये जो अधिवेशन हो रहा है ये कराची में हो रहा है, ठीक है? और जो भगत सिंह थे वो कौन से क्षेत्र से थे? वो लाहौर के क्षेत्र से थे। तो कराची और लाहौर पास-पास, तो उधर साइड भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी उस एरिया में। तो जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उससे क्या बोलते हैं, गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह की फांसी का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और इनकी सजा को माफ नहीं किया गया। उसके विरोध में कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए थे? तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि भारतीय संवैधानिक सुधारों से रिलेटेड कमीशंस की स्थापना हुई थी, ठीक है? उसके बाद फिर इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, जो कि भारतीयों और ब्रिटिश के बीच में एक तरह से सुधार जो है आपसी सहमति पर आधारित संवैधानिक सुधारों के बारे में था। ठीक है, तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जैसे कि हमने देखा कि गांधी इरविन पैक्ट में ये हुआ था कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में, और इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इन 89 प्रतिनिधियों में जो मुख्य प्रतिनिधि थे वो थे हिंदू महासभा के जयकर और वीएल मुंजे, उदारवादी के सीवाई चिंतावड़ी और टीबी सप्रू, मुस्लिम लीग के आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक, ठीक है? सिख के सरदार संपूर्ण सिंह, एंग्लो इंडियन थे केटी पाल, दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और देसी रियासतों के 16 राजा शामिल हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये याद रखिएगा। और इस सम्मेलन के सभापति थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, ठीक है? तो मैकडोनाल्ड ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन के सभापति बने थे। और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, ये याद रखिएगा। और अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग, और अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। ठीक है, अब देखिए, पहले ही मुस्लिम अलग हो गए थे और दलित वर्गों के लिए अंबेडकर ने भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मांग रख दी। तो गांधी जी को ये लगा कि पहले ही फूट पड़ चुकी है भारत में, और मुस्लिम एक तरह से पहले ही अलग होने की मांग करने लगे, मतलब अलग निर्वाचक मंडल की मांग। अब फिर फर्दर इसमें और डिवीजन हो जाएगा, और एक तरह से हिंदुओं के मध्य भी ये डिवीजन था। अब की बार दलित वर्ग जो था वो हिंदुओं के अंतर्गत आता है। तो अब एक फर्दर स्टेप जाकर ब्रिटिश क्या करने लगे, हिंदुओं के मध्य भी फूट के बीज उन्होंने डाल दिए कि दलितों के लिए निर्वाचक मंडल अलग की मांग की जाएगी। इसी को रोकने के लिए गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किया था। ठीक है, तो जो पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच होता है 1932 में, वो इस मांग को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, जिससे कि दलित वर्ग अब और अलग ना हो जाए हिंदू से भी। तो इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन और केंद्र में द्वैत शासन पर सहमत हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कि गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक किया गया था। तो गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ? मार्च 1931 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उसके बाद मार्च से फिर सितंबर से दिसंबर तक। ठीक है,
तो इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। और इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ जो अन्य लोग गए थे, तो एक तो गांधी जी गए थे किस जहाज से, राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे। और गांधी जी ने जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, मीराबेन, घनश्याम दास बिरला ने भी भाग लेने के लिए गए थे, ठीक है। और कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने के लिए गई थी, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू भी गई थी, ये याद रखिए। नेक्स्ट है कि यह सम्मेलन सामुदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा था और दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। और इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अर्धनग्न फकीर की उपाधि मतलब कहकर किसने संबोधित किया था गांधी जी को, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। तो कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उनके नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। कौन कौन, एक तो भीमराव अंबेडकर और दूसरे तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करती हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। ये चलिए इसको भी हम खत्म कर लेते हैं इसी क्लास में, तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूएशन में चीजें चल रही हैं गोलमेज सम्मेलन उसके बाद। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट क्या था? सांप्रदायिक पंचाट अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया था और इस पंचाट को कहा गया था सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल की कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई थी, ठीक है। और इसमें सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था। और मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ ही इस नए पंचाट में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। और इस सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए प्रारंभ किया था, ठीक है। तो सांप्रदायिक पंचाट क्या था? यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा लाया गया था। और जिस तरह से अंग्रेजों की बांटो राज करो की राजनीति चल रही थी, उसमें पहले ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रोविजन कर दिया गया था। और इस सांप्रदायिक पंचाट में क्या कहा गया कि दलित वर्गों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू करा था, जो कि गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। और यह 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। पूना समझौता हुआ था। और इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया था, ठीक है। तो सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध गांधी जी का आमरण अनशन और इसके बाद पूना पैक्ट साइन किया गया था, ठीक है। पूना समझौता साइन किया गया था।
अब हम देख लेते हैं कि पूना समझौता था क्या। तो पूना समझौता में अ, दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल देने के विरोध में शामिल किया गया था, ठीक है? ये तो हमने देख लिया है कब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था, 20 सितंबर 1932 को। और गांधी जी की साइड से, मतलब गांधी जी की साइड से नहीं बोलिए, इस पूना समझौते में कौन-कौन से लोग शामिल हुए थे? तो वे थे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था, ठीक है? और पूना समझौते के अनुसार जो मांग थी दलित वर्ग की कि पृथक निर्वाचक मंडल हमारे लिए होना चाहिए, इस मांग को समाप्त कर दिया गया था। और इसके बदले में विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित की गई थी, ठीक है? एक तरह से जो आरक्षण की शुरुआत हुई थी वो पूना समझौते के साथ ही आरक्षण की शुरुआत मानी जा सकती है भारत में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल ना देकर दलितों को क्या किया गया था, जो एग्जिस्टिंग सीट्स थी उनमें आरक्षण दे दिया गया था। और दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने साइन किए थे पूना समझौते पर, और गांधी जी की ओर से पूना समझौते पर साइन हुए थे मदन मोहन मालवीय जी के, ठीक है? तो किसके किसके साइन हुए थे समझौते पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो क्लास को फाइनली मैं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट हम हरिजन सेवक संघ और फिर इसके बाद के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे।